हाँ, तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था हमारी बॉडी काम कैसे करती है, हमारी बॉडी में कौन-कौन से सिस्टम है और वो सिस्टम क्या-क्या काम कर रहे होते हैं, और हमने एक एक बेसिक स्ट्रक्चर भी देखा कि कोशिकाएँ मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलके हमारी बॉडी का कोई अंग बनाता है और अंग मिलकर आपस में किसी बॉडी का निर्माण करते हैं। मनुष्यों में नहीं, केवल सभी में ये होता है, चाहे जानवर हो, चाहे फिर पेड़-पौधे भी हो सकते हैं। ये सभी जीव के अंतर्गत आते हैं, जो कि अपन थोड़ी कोशिका वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे, जब देखेंगे उसके बारे में, है ना? लेकिन अभी के लिए जो हमने इस चैप्टर में सीखा वो क्या सीखा? वो ये सीखा कि हमारा कोई सिस्टम अगर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है या फिर हमारी कोशिका बिगड़ गई हैं, तो उस केस में वो अंग काम करना एक बंद कर देगा और हम बीमार पड़ जाएँगे। ज़रूरी नहीं हो कि हम बीमार हैं और तो हम रोगी ही हों, है ना? रोगी और बीमार में जो है वो फ़र्क भी देखा हमने। रोगी कब होते हैं? जब कोई हमें रोग हो जाता है, तो हम रोगी हो जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट चलता है। हाँ, और हम जो है वो अपना शरीर का फुल यूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं, ये भी जाना हमने। लेकिन रोगी और बीमार में अंतर क्या है? बीमार हम वैसे भी हो सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए यदि मैं आज पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मेरा काम पढ़ाना है और मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, है ना? ठीक ढंग से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, जिस एनर्जी के साथ मुझे पढ़ाना चाहिए, उस एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो आप कहेंगे मैं बीमार हूँ। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि मैं रोगी हूँ। है ना? मैं हो सकता हूँ बीमार हूँ, उसके कारण से मैं अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही केवल मेरा पढ़ाने से रिलेटेड नहीं, आपका पढ़ने से भी रिलेट कर सकते हो आप इससे, या फिर अपन ने जो बुक में उदाहरण देखा था, वो दादी के बाज़ार जाने से लिए देखा था कि यदि दादी बाज़ार जाती हैं डेली तो और अपना काम कर पा रही हैं डेली जो करती हैं वो, तो हम मानेंगे कि वो उनका स्वास्थ्य ठीक है ना? या फिर उनको कोई बीमार नहीं है वो। अगर वो अपना ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं, तो हम बोलेंगे कि वो बीमार है। तो हमने एक अंतर तो ये देखा था। फिर उसके बाद देखा था हमने हाइजीन, कि कैसे हम साफ-सफाई रख सकते हैं, कैसे हमको साफ-सफाई रखना चाहिए आस-पास की। मतलब उदाहरण के लिए हमने हाथ साफ करना देखा था कि अगर जर्म्स अगर छुपे हुए हैं, जर्म्स में सब चीज़ आ सकती हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोज़ोआ कुछ भी आ सकता है। तो यदि हम हाथ साफ करते हैं, तो हाथ साफ करने के दौरान हम हाथ का कौन से हिस्से को छोड़ देते हैं, जहाँ पर जर्म्स होते हैं, लेकिन हम जल्दी-जल्दी हैंड वॉश के चक्कर में, तो आपने मेरे ख्याल से उस इमेज को ध्यान में रखते हुए इस बार जब हैंड वॉश किया होगा, तो आपने खुद से महसूस किया होगा, जब आप हाथ धोते हो तो ज़्यादातर ऐसी जगह हाथ में छूट जाती हैं, जहाँ जर्म्स हो सकते हैं, लेकिन हम उसको साफ नहीं करते हैं, उसको क्लीन नहीं करते हैं, क्योंकि हम जल्दबाज़ी में रहते हैं, है ना? तो वो पेंट के माध्यम से उन्होंने साफ-साफ दिखाया था कि हाथ के जो नाखून वाले हिस्से होते हैं, ये हमारे हमसे छूट जाते हैं, जो अंगूठा वाला हिस्सा होता है, ये भी ब ब छूट जाता है। कई बार हमारे हाथ के बीच के हिस्से छूट जाते हैं, तो हाथ धोने का सही तरीका क्या है, वो देखा आपने। उसके बाद लास्ट क्लास में आपने देखा कि ये जो रोग होते हैं, वो उसके जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोज़ोआ, फंजाई, ये 4 तरह के जर्म्स हो सकते हैं। चारों ही जर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। तो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवाणु, वायरस भी हो सकते हैं, जिनको बोलते हैं विषाणु। उसके बाद यदि हम बात करें प्रोटोज़ोआ की, तो प्रोटोज़ोआ भी होता है, और जो अगर फंगस की बात करें या फफूंद की बात करें हम, वो भी एक तरह की बीमारी का कारण हो सकती है ना? तो आज अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से ये बीमारियाँ फैलती हैं, माध्यम क्या है ना? उसके पहले उसके बाद में फफूंद के बारे में भी आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाऊँगा नेक्स्ट वाले सेशन में, अगले वाले सेशन में। तो उसमें जो आपने मैंने बताया आपको, कवक जो फफूंद होती है, वो फफूंद जो है वो कई तरह की होती है, अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। उस फफूंद के बारे में आज इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे और आपको बताएँगे फफूंद कितने तरह की है हमारे दुनिया भर में, कौन-कौन सी फफूंद होती है, कौन-कौन सी फफूंद हम खाते भी हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जो है आपने मशरूम का नाम सुना होगा। मशरूम बहुत हद तक आजकल फ़ेमस है और उसको इटालियन फूड में या पिज़्ज़ा पे डाल रहे हैं, सूप में भी डाल रहे हैं मशरूम के, तो वो बहुत उसमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है ना? तो वो एक प्रकार का कवक है। वो कवक है और हम उसको खा रहे होते हैं, है ना? तो कई प्रकार की ऐसे कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, जिनको हम खा रहे होते हैं। तो उसी कवक के बारे में आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो भी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए हम जो सीखने वाले हैं, वो ये देखने वाले हैं कि चैप्टर में हमको ये कैसे सिखा रहा है कि हम जो रोगों का संचरण होता है, वो किस तरह से हो सकता है, किस-किस प्रकार से हो सकता है ना? उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। ये वाला चीज़ देख चुके हैं आप कि ये डायग्राम कौन-कौन से थे, है ना? इनके बारे में टेक्निकल जानकारी दी हुई है। मैं इस पे नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये पढ़ने से आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो बिल्कुल इसको पढ़िएगा, और अगर कुछ डाउट आए तो आप पूछ भी सकते हो। लेकिन मैं अभी फ़ोकस कर रहा हूँ केवल मेन-मेन हिस्से पर, मेन-मेन चीज़ों पर चैप्टर के, है ना? यहाँ पर पेनिसिलिन का एक नाम आया है।
पेनिसिलिन के बारे में मैं बता दूं आपको, बहुत से बैक्टीरिया अपने रोकथाम के लिए जो है वो कोशिका भित्ति बना लेते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति नहीं बनती। तो पेनिसिलिन एक दवा है, एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया मतलब एंटीबायोटिक होती है एक तरह की, और बैक्टीरिया को कोशिका की भित्ति नहीं बना देती है, और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति नहीं बना पाती तो वो आसानी से मर जाती है ना। कोशिका भित्ति किसको बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं चारों तरफ की लेयर, एक कोशिका के चारों ओर की जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर मतलब सबसे बाहरी परत, एक बाहरी परत जो कि अंदर सब चीजों को समेटे हुए है ना, तो उसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। जब पेनिसिलिन क्या करती है, वो कोशिका भित्ति नहीं बनाने देती उसको, जब भित्ति नहीं बनाने देती तो आपने वो मटेरियल जो है वो कटने नहीं कर पाता और बाहर निकल जाता है और कोशिका मर जाती है। आपने इसका रियल वीडियो भी देखा है कि कोशिका भित्ति के टूटने पर चीजें कैसे कोशिका के बाहर आ जाती है और कोशिका जो है वो नष्ट हो जाती है। आपने रियल एग्जाम्पल देखा है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में वीडियोस दिखाए थे, वो सारे के सारे वीडियोस रियल एग्जाम्पल थे कि वायरस जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है हमारे बॉडी में, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो कैसे काम कर रही होती हैं, बैक्टीरिया को कैसे मार रही होती हैं। या फिर आपने प्रोटोजोआ भी देखा था, आपने वायरस के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसा होता है वो भी देखा था, है ना। वो सारी चीजें अपन चर्चा कर चुके हैं। आज चर्चा कर रहे हैं अपन किस पर, ये रोग जो है वो किस माध्यम से फैलते हैं। टॉपिक है आपका रोग फैलने का साधन क्या है, ये कैसे संक्रामक रोग फैलते कैसे। संक्रामक रोग आप समझ गए हो आप, कि ऐसे रोग जो कि छूने से या फिर किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे माध्यम में फैल जाते हैं। और कोरोना इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कोरोना जो कोविड-19 बीमारी है, कोविड-19 बीमारी कैसी है, संक्रामक रोग है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल रही है, बहुत तेजी से फैल रही है ना। और ये मनुष्य तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं, अर्थात वे संचारित हो सकते हैं, इसलिए इन्हें संचारी रोग भी कहा जाता है। संक्रामक रोग को ही संचारी रोग भी बोलते हैं। संचारी रोग यानी कि मतलब कि संचार हो जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाते हैं, इसलिए इनको संचारी रोग भी बोलते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों के ऐसे रोगों के सूक्ष्म जीव हवा द्वारा फैलते हैं, जैसे सर्दी जुकाम में होता है। जैसा आप उदाहरण के लिए याद रखो, सर्दी जुकाम में होता है नॉर्मली ऐसा कि हम जो है वो ऐसा कब होता है, जब रोगी छींकता है या खांसता है, तब उस समय छोटी छोटी बूंदें जो है वो शरीर के बाहर आती हैं, तथा उसके समीप कोई अन्य व्यक्ति होता है तो श्वास के द्वारा ये बूंदें उनके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। इनसे सूक्ष्मजीव को नए संक्रमण मिलने का अवसर मिल जाता है। वायु द्वारा फैलने वाले रोग के उदाहरण खांसी, जुकाम, निमोनिया, क्षय रोग मतलब की टीबी, है ना। तो नॉर्मली जब हम छींकते हैं, केवल छींकते नहीं है, अगर हम खांसते भी हैं, कोरोना के बारे में इससे जुड़ी हुई जानकारी दे दूंगा आपको, क्योंकि अभी जो है वो लेटेस्ट टॉपिक यही चल रहा है और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। यदि हम छींकते हैं, है ना, यदि हम हाथ नहीं रखते हैं या रुमाल या फिर अपना बाह को नहीं अड़ाते हैं यहाँ अपने मुंह के सामने, जब हम छींकते हैं तो जो थूक के कण होते हैं वो हवा में आ जाते हैं, और वो थूक के कण के माध्यम से हमारे से रोगाणु कहाँ पहुंच जाता है, दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। इसके अलावा केवल छींकने से मतलब नहीं है, जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो तब भी कुछ मात्रा में कण जो है वो निकल रहे होते हैं। इसीलिए आपको मास्क पहनने के लिए बोला जा रहा है बार बार कि यदि आपको कोविड के लक्षण हुए, अगर आपको कोरोना के लक्षण हुए, तो उन कोरोना के लक्षण के कारण से यदि आप बात भी करते हो, छींकने खांसने की तो बात दूर है, यदि आप नॉर्मल टॉक भी कर रहे हो, बात भी कर रहे हो, उस दौरान जो है वो जो बूंदे होंगी, अपने थूक की बूंदे होंगी, वो बाहर आती हैं, और उन थूक की बूंदों के माध्यम से वो कोविड-19 किसी और को भी हो सकता है आपके माध्यम से। इसलिए बार बार मास्क पहनना है। कि हालांकि मास्क इतने ज्यादा सेफ नहीं है ना। यदि आप सोचो कि हम केवल मास्क पहन लेंगे तो हम जो है हमको कोविड नहीं होगा या कोरोना नहीं होगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। मास्क केवल सावधानी के लिए है ना। 100 में से 2 कंडीशन में केवल मास्क आपको बचा, 100 में से अगर 100 बार आप मार्केट जा रहे हो और कोविड-19 वाले पेशेंट से मिल रहे हो यदि, तो आपको केवल 2 बार ही मास्क जो है वो 2 से 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 5 बार, और मैक्सिमम लेके चलो 10 बार, 100 में से 10 बार ही वो आपको बचा सकता है उसके रोगाणुओं से। बाकी आप 80 से 90 बार जो है वो संक्रमित हो जाएंगे, है ना। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि आप 100 बार जाओगे तो इतनी बार ऐसा ऐसा होगा। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो फिर मास्क क्यों लगा रहे हैं हम? मास्क इसलिए लगा रहे हैं कि यदि मास्क नहीं लगाएंगे, है ना, तो क्या होने वाला है, जितनी थोड़े बहुत पेशेंट रुक रहे होंगे कोरोना होने से, है ना, यदि 10 लोग भी रुक रहे हैं 100 में से, तो काफी होगा संख्या कम करने के लिए, है ना।
और अगर मास्क नहीं लगाते हैं हम, तो फिर तो आप सामने ही हो, वो मास्क लगाने से चांसेस हैं कि आप बच सकते हो, है ना, कि कोविड आपको नहीं होगा। लेकिन अगर मास्क नहीं लगा रहे हो फिर तो होना ही है, फिर तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हम नॉर्मली अब जब बात करते हैं तो उसमें भी थोड़े से थूक के कण जो है वो वातावरण में आते हैं। इसलिए जो है वो मास्क लगाने के लिए आपको बोला जा रहा है बार बार कि जब भी घर से बाहर निकले तो। और उसके बाद भी मास्क केवल लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप बाहर जाते हो मास्क लगाने के बाद, तो अगर किसी ने बात कर रही है उस दौरान और आपकी मास्क पर वो छींटे आए हैं, कोरोना के कण आए हैं, तो उसको उतारने का सही तरीका भी होना चाहिए। आप मास्क को बार बार हाथ से छू नहीं सकते बार बार, है ना। मास्क को निकालना पड़ता है, तो आपको जो कान पे उसकी डोरी होती है उसको निकाल के जो है वो, अगर वॉशेबल है, कपड़े का मास्क है, तो उसको बाहर से आते से आपको सर्फ के पानी में डाल देना है ना। तो उसको अगर आपने बीच में छू लिया या कुछ कर लिया तो मास्क का महत्व ही खत्म होगा, फिर आप मास्क लगाने के कोई मतलब ही नहीं है आपको मास्क लगाने का। वही चीज आपने कई बार गवर्नमेंट ने भी बोली है कि जो कोरोना से बचा सकते हैं, नॉर्मल मास्क नहीं बचा सकते, उसके लिए एक स्पेशल मास्क आता है N95 मास्क, है ना। N95 के नाम पर आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा फर्जी मास्क भी चल रहे हैं। वो दिखते, वहां लिख देते हैं वो N95, लेकिन रियलिटी में नहीं होते हैं। रियलिटी के N95 जो है वो भारत सरकार ने उस पर रोक लगा के रखी है। वो केवल हॉस्पिटल्स को दिए जा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में ज्यादा जरूरी है उनकी। इसलिए वो वाले मास्क हॉस्पिटल और जो डायरेक्ट संबंध में कोई अधिकारी जैसे कलेक्टर हो गया, वो लोग रोगियों के डायरेक्ट संपर्क में या फिर हॉस्पिटल के डायरेक्ट संपर्क में, N95 मास्क केवल उन्हीं को दिए जा रहे हैं। और एक बार यूज करने के बाद वो N95 को भी फेंक देते हैं, है ना। और हम जो है वो एक ही मास्क को जो है वो बार बार यूज कर रहे होते हैं, बार बार अलग अलग तरीके से लगा रहे होते हैं। तो ज्यादा सेफ नहीं है मास्क लगाना, मकसद ये है। लेकिन फिर भी नहीं से तो काफी अच्छा है, नहीं लगाओगे तो आपको होने के हो ही जाना है पक्का। मास्क लगाने से चांसेस है कि आप बच जाओ कोविड होने से, है ना। तो ये ऐसे रोग हैं जो कि हवा के माध्यम से फैलते हैं। और बाकी चीजें जो है वो इस डायग्राम में आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ये जो डायग्राम बता रहा है, ये डायग्राम पढ़ने से पहले थोड़ा सा डायग्राम पढ़ते हैं, उसके पहले थोड़ा सा बुक देख लें। इसमें कुछ टेक्निकल शब्द आए हैं। पहला तो इसमें लिखा हुआ है कि जल द्वारा भी रोग फैल सकते हैं। हवा के माध्यम से तो बता दिया मैंने, अपन जब खांसते सीखते हैं उससे भी हो सकता है। जल के द्वारा भी फैल सकते हैं, जब संक्रमणीय रोग तथा यथा हैजा से ग्रसित, मतलब हैजा रोग से ग्रसित रोगी अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति अनजाने में, जाने अनजाने में इस जल को पी लेता है, तो रोगाणु एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है, जिससे वे इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। मतलब पानी के माध्यम से भी फैल सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है वो लैंगिक क्रियाओं के द्वारा जो शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अतः यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कुछ सूक्ष्मजीवी रोग जैसे सिफिलिस और एड्स, सिफिलिस अथवा एड्स लैंगिक संपर्क के समय एक साथी से दूसरे साथी में स्थानांतरित हो जाते हैं। यद्यपि ऐसे लैंगिक संचारी रोग सामान्य संपर्क जैसे हाथ मिलाना या गले मिलाना या खेलकूद जैसे कुश्ती आदि अन्य रोगों की गतिविधि में, जिसमें हम सामाजिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो उससे नहीं फैलता है। एड्स के बारे में लिखा हुआ है, लैंगिक संपर्क में अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण द्वारा भी एड्स हो सकता है। जैसे एड्स से ग्रसित व्यक्ति का स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित हो जाए गर्भावस्था में। थोड़ी सी एड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एड्स है क्या, क्यों होता है, और अभी दुनिया क्यों इससे घबराई हुई है। या फिर तो एड्स का पूरा नाम थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा बड़ा है। पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मुझे मालूम है थोड़ा सा टफ है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे बार बार बोलेंगे अपन, बार बार यूज करेंगे उसको, फुल फॉर्म को, तो आसानी से याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोला मैंने? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। एक्वायर्ड करना मतलब कि किसी पे हासिल कर लेना, कब्जा कर लेना बोलते हैं ना। तो एक्वायर्ड इम्यूनो मतलब होता है प्रतिरक्षी तंत्र अपना, है ना। एक्वायर्ड इम्यूनो AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब कि कमी हो जाना, इम्यून शक्ति की कमी हो जाना। इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब कि बीमारी कोई बोलते हैं एक तरफ से, है ना। तो ये जो एड्स होता है वो होता है वायरस से। इसके वायरस का नाम है HIV, है ना। HIV का फुल फॉर्म है इम्यूनो HIV, मैं भूल रहा हूँ HIV का फुल फॉर्म। आई से तो इम्यूनो है और बी से वायरस है। एच का फुल फॉर्म देख लेते हैं, HIV, दिमाग से बिल्कुल हट गया, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना। जो इसका फुल फॉर्म है उसी के जैसा जो है इसका वो भी है, क्या बोलते,
इसका वायरस का नाम भी है ह्यूमनो मतलब कि इंसान, ह्यूमनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना, इनडेफिशिएंसी सिंड्रोम, आई है ना, HIV। आप ध्यान रखो, आप HIV वायरस याद रखो, अपन इतना ज्यादा डीप में जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे जैसे अपन नाम लेंगे ना, धीरे धीरे चीजें याद होती जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये वायरस क्या करता है, वही करता है जो वायरस, हर वायरस करता है, आपकी बॉडी में इंटर हो जाता है और बॉडी से जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है। इस HIV के कारण से होता क्या है, व्यक्ति की रोग, जैसा भी इम्यूनो शब्द आ रहा है ना, इम्यूनो, इसके कारण से क्या होता है, बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता ना के बराबर हो जाती है, बिल्कुल कम, बिल्कुल जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाएगी। अच्छा, इससे दिक्कत क्या होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो आपको कोई बीमारी यदि है, वो बीमारी कम खराब, वो और ज्यादा बिगड़ती जाएगी, वो सुधर नहीं पाएगी। नॉर्मली आपने देखा है अपनी व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, कोई बैक्टीरिया अगर बॉडी में एंटर करते हैं तो उनको मार देती है, खत्म कर देती है। लेकिन यदि वो व्हाइट ब्लड सेल्स कम हुई या फिर नाकाफी हुई या फिर कमजोर हुई, तो उसके कारण से क्या होने वाला है, जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी में एंटर करेगा तो वो व्हाइट ब्लड सेल्स तो ना के बराबर है, वो काम नहीं कर रही, तो वो बैक्टीरिया जो है वो बढ़ता जाएगा। मतलब एड्स यदि आपको है तो आप एड्स से नहीं मरते हो, एड्स वायरस जो है वो तो खैर थोड़ा बहुत बॉडी के प्रतिरोध क्षमता को प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन आपको दूसरी बीमारी होती जाती है। मान लीजिए आपने जो है वो ज्यादा मात्रा में शराब पी ली, तो आपका लीवर खराब हो जाएगा, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। दूसरे का हो सकता हो 10 बोतल पीने के बाद खराब हो, आपका केवल आधा गिलास पीने के बाद ही खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में अब प्रतिरोध क्षमता नहीं है। दूसरों में, नॉर्मल व्यक्ति में क्या होता है, यदि वो चीज खराब खा भी रहे हैं, जैसे खराब खाना भी खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, कुछ दिन के लिए ठीक, तबीयत खराब होगी, लेकिन हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको जो है वो वापस ठीक कर देगी। डायबिटीज, जैसे डायबिटीज क्या होती है, अपने जो खून बह रहा होता है, हमारी बॉडी में नसों के माध्यम से खून बह रहा होता है, तो हम जो खाना खाते हैं ना, उसका ग्लूकोज जो है वो बॉडी खून में मिला देती है। बॉडी में मतलब अपने जो ब्लड होता है, जो खून होता है, उसमें शुगर ऑलरेडी मौजूद होती है, लेकिन इस शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमारी शरीर जो है एक हार्मोन छोड़ता है, केमिकल छोड़ता है, उसका नाम है इंसुलिन। तो वो इंसुलिन केमिकल क्या करता है, या हार्मोन क्या करता है, ब्लड में ब्लड शुगर को बनाए रखता है। जैसे ही उसको लगता है, माइंड को लगता है कि शुगर ज्यादा हो रही है, तो वो इंसुलिन छोड़ेगा और इंसुलिन जाएगा बॉडी में, और वो जो शुगर ज्यादा हो गई है उसको खत्म कर देगा, बॉडी में शुगर की मात्रा बनाए रखेगा। लेकिन ये इंसुलिन कभी कभार कम हो जाता है, जैसे कि अगर एड्स हो गया आपको, तो ये इंसुलिन कंट्रोल वे में नहीं होगा, या तो हो सकता है ज्यादा मात्रा में छूट गया हो, या फिर हो सकता है छूटे ही नहीं, कम हो जाए, तो अगर आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी। तो एड्स में दिक्कत यही जाती है, एड्स में जो है वो व्यक्ति जो है वो दूसरी बीमारियों से पहले मरने लगता है। क्यों? क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा कम हो गई। एड्स की जो शुरुआत हुई थी, ये रोग फैलने की जो शुरुआत हुई थी एड्स की, बोला जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में बंदरों से फैला है। बंदरों में सबसे पहले पाया गया था HIV वायरस, और बंदरों से फिर इंसानों में आ गया। कैसे आ गया, जानवरों से कैसे आ जाता है, नॉर्मली जाहिर सी बात है, दो दो तरह से आ सकता है। या तो हो सकता हो वो बंदर ने काटा हो या नाखून मारा हो किसी इंसान में, या फिर हो सकता हो बंदर ने कोई फल खाया हो और उसी फल में वो रह गया हो। नॉर्मली जो जानवर रहते हैं उनके दांतों में रहता है ये वायरस, और नाखूनों में होता है। सबसे ज्यादा स्प्रेड होने का रीजन यही रहता है, दांतों में और नाखूनों में। तो उन बंदर वो फल खाने से हुआ होगा, या फिर उसने काटा होगा बंदर ने इंसान को, तब हुआ होगा। कशिश कुछ पूछना चाह रही हो आप? हाँ कशिश, पूछना है भैया कुछ? वो है ना, शुगर में है ना, जब किसी को शुगर रहती है तो उसमें शक्कर क्यों नहीं खाते और मीठा खाने से मना करते हैं? हम्म, कशिश का क्वेश्चन है डायबिटीज से रिलेटेड, यदि किसी को डायबिटीज होती है तो शुगर क्यों नहीं खाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो शुगर हमारी बॉडी में हमेशा ही मौजूद होती है, हमेशा, है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ब्लड सैंपल लें अपना, तो पूरी बॉडी में ब्लड ब्लड बराबर रहता है, नॉर्मली रहता है, और पूरे ब्लड में शुगर घुली हुई रहती है। जब हम थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, तो उसमें शुगर की मात्रा जाहिर सी बात है मौजूद होगी, लेकिन एक मात्रा निर्धारित है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगी तो क्या होने लगेगा, जब आपके खून में शक्कर ज्यादा हो जाएगी, शक्कर घुली हुई ज्यादा रहेगी, तो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा खून, गाढ़े खून से दिक्कत क्या है, गाढ़ा खून जो अपनी धमनियां, धमनी शिरा है, उसमें तो आसानी से बह सकता है, लेकिन हमारे हार्ट पर अननेसेसरी जो है वो दबाव पड़ेगा। समझाता हूँ, पाइप में, पानी के पाइप में कोई चीज अड़ गई हो, आपको फूंक से पानी पाइप में पानी भरा हुआ है,
आप अगर उसको फूकोगे तो पाइप के दूसरे सिरे से निकल आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन पानी उसमें पानी अगर कुछ अड़ गया है, उसमें कचरा कुछ अड़ गया है, तो आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल लगाना पड़ेगी, है ना? क्यों लगाना पड़ेगी? क्योंकि वो चीज जो है वो, अच्छा छोड़ो, इसके अलावा अगर आपने पानी की जगह उसमें केवल ऑयल भर दिया है या फिर कुछ मोटी चीज, शहद जैसी चीज भर दी अगर पाइप में, तो आप देखोगे आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल हार्ट के कंडीशन में भी यही होता है। जब हमें डायबिटीज हो जाती है तो हमारे खून में जो डायबिटीज घुली हुई है, डायबिटीज मतलब शक्कर घुली हुई है, वो शक्कर जो है वो खून को गाढ़ा कर देता है, थिकनेस बढ़ा देता है उसकी, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है खून। अब वो धमनी शिराओं में बह रहा है, धमनी शिरा एक पाइप की माध्यम है, पूरी बॉडी में पाइप की नलियों की तरह फैली हुई है ना? उसमें से खून बह रहा होता है पूरी बॉडी में। जब खून गाढ़ा हो जाता है तो हार्ट को गाढ़े खून को पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ती है ना? जब ज्यादा मेहनत करेगा तो जाहिर सी बात है कोई अंग अगर ज्यादा मेहनत, जब अगर आप ज्यादा तेज तेज चल लोगे तो पैर दुखने लगेंगे नहीं? अगर आप किसी हाथ से लिख रहे हो तो हाथ दर्द होने लगते हैं कि नहीं? कोई भी अंग अगर आप उसका ज्यादा यूज करोगे तो दुखने लगेगा, दर्द होने लगेगा, बिल्कुल होने लगेगा। तो आपका हार्ट के केस में भी वही होता है। हार्ट जो है वो ज्यादा काम करने की वजह से आपको बहुत सारी तकलीफें हो सकती है, जैसे आपका बीपी हाई हो जाता है, क्योंकि हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ रहा है, मेहनत ज्यादा करना पड़े तो फिर उसके बाद आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है ना? यदि आपके अंदर मोटापा ज्यादा है तो आपकी धमनी शिराओं में क्या हो जाते हैं, ब्लॉकेज आ जाते हैं, आप फैट जमा हो जाता है। जब इस फैट में से ब्लड निकल नहीं पाता है, ब्लड तो मोटा है ना, वो अगर निकल नहीं पाता है, फंस जाता है, तो आपकी ब्लॉकेज की कंडीशन आ जाती है, मतलब हार्ट तक खून नहीं पहुंच रहा होता है और आपको हार्ट अटैक की कंडीशन हो सकती है ना? तो डायबिटीज से जुड़े हो, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, अब खून में जगह तो उतनी ही है, अब ज्यादातर जगह जो है वो किसने ले ली, शक्कर ने ले ली। बाकी न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे, उनके लिए जगह ही नहीं रहती ज्यादा, है ना? तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी में कम हो जाते हैं, जिसके कारण से डायबिटीज के कारण से व्यक्ति जो है वो कमजोर हो सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे होते, पोषक तत्व बोलते हैं ना, विटामिन, प्रोटीन, लवण, खनिज लवण, वो नहीं पहुंच रहे होते हैं बॉडी में। क्यों? क्योंकि खून तो गाढ़ा हो चुका है, खून में ज्यादातर मात्रा में शक्कर है ना? और उस शक्कर को कंट्रोल करने के लिए फिर क्या करा जाता है, जब आपकी शुगर एक मात्रा से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर जो इंसुलिन अपनी बॉडी बना रही होती है ना, वो कम पड़ने लगता है, तो फिर इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, बाहर से इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन बॉडी में डाला जाता है, तो फिर जो है वो आसानी से कम हो जाती है, क्या कम हो जाती है, डायबिटीज कम हो जाती है, शक्कर कम हो जाती है। तो मेरे ख्याल से कशिश आपको आंसर मिल गया होगा, डायबिटीज में क्या होता है। डायबिटीज में जो है वो शुगर, ब्लड शुगर बढ़ जाती है, और यदि हम और शक्कर खा लेंगे और शुगर खा लेंगे तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण से ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाएगा और आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तुरंत नहीं होती है चीज, ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि यदि मुझे डायबिटीज है और मैंने शक्कर खा ली तो मैं जो है वो मर जाऊंगा, तुरंत हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को, तुरंत नहीं होती है चीज। लेकिन हाँ, आपका जाहिर सी बात है, जैसे ही खून गाढ़ा होगा तो हार्ट ज्यादा तेज से पंप करने लगेगा, ज्यादा प्रेशर पड़ेगा हाथ पे, और आपको जो है वो घबराहट हो सकती है। तो दोनों ही कंडीशन होती है डायबिटीज पेशेंट से। जब बॉडी में इंसुलिन कम हो जाता है या फिर आपको डायबिटीज होती है तो शक्कर ज्यादा हो जाती है तब भी घबराहट होगी, शक्कर कम हो जाएगी तब भी घबराहट होगी। इस बात से आप परिचित होना चाहिए, आपको ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार ये कंडीशन आती है। दो कंडीशन के बारे में मैं जानता हूँ और दोनों कंडीशन के बारे में आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि वो जरूरी है आपको पता होना। यदि घर में किसी को डायबिटीज है ना, पहले डायबिटीज की बात कर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर की बात करूंगा। दो कंडीशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ अभी ये चीज, है ना? अगर किसी बंदे को डायबिटीज है, आपके घर में कोई व्यक्ति है जिसको डायबिटीज अगर है, तो डायबिटीज पेशेंट के साथ जाहिर सी बात है उसकी ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा है, तो उसके साथ बहुत सारी सावधानियां रखना पड़ती है ना? कैसे सावधानियां रखनी पड़ती है, डेली जो अगर हम बाहर से आप जो भी चीज खा रहे हो, जैसे फल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, टोस्ट खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, सभी में शुगर मौजूद है ना? तो हम जब भी रोटी खा रहे होते हैं, सब्जी फल वगैरह खा रहे होते हैं, ऑलरेडी शुगर ले रहे होते हैं, है ना? और अगर उसके बाद भी हम अगर चाय में या फिर दूध में शक्कर ऊपर से लेकर बोलते हैं, तो आपके डेली इनटेक क्या हो रहा है, डेली मतलब आप रोजाना जो है वो ज्यादा मात्रा में शक्कर ले रहे हो, ज्यादा मात्रा में शक्कर लोगे तो आपको डायबिटीज होना 100% लाजमी आपको हो जाएगी, है ना? डायबिटीज के केस में भी वही होता है जो एड्स के केस में होता है। एड्स थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कर देने रहता है, लेकिन डायबिटीज भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, उसमें भी डायबिटीज में भी कम हो जाती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। और आपको डायबिटीज से बचना है, ध्यान रखिए मेरी बात, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, है ना? अगर आप डायबिटीज से बच जाते हो तो आप बहुत बड़े रोग से बच जाओगे, कई बीमारियां आपको जो है वो होंगी ही नहीं, है ना? डायबिटीज से बचते हो तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो डेली इंटेक होता है आपका शक्कर का, वो कम कर देना है।
चाय मीठी पीना बंद कर दो मतलब एकदम से कम नहीं करो, लेकिन कम कर दो। थोड़ी सी फीकी पिया करो, ज्यादा मीठी नहीं। मैंने कई कई जगह पर चाय पी है जहाँ पर जैसे गांव देहात में अगर जाओगे आप, बहुत भयंकर शक्कर डालते हैं। उतनी शक्कर आपको घर में डालने की जरूरत नहीं, शक्कर कम कर दो। और परिवार वालों को समझा दो, जितनी जल्दी शक्कर, देखो एक दो दिन से कुछ नहीं होता, फर्क पड़ता है जब आप सालों से पी रहे हो। और आप घर वाले देखोगे, अगर आप मीठी चाय सालों से पी रहे होगे यदि, तो आपको पक्का है घर में जो है वो किसी ना किसी को डायबिटीज हो जाएगी, पक्का है 100%। छोटे बच्चों को, जवान को नहीं हो सकती, क्योंकि इंसुलिन का लेवल अच्छा खासा रहता है तो वो कंट्रोल कर लेती है शक्कर को, लेकिन वो भी एक एज के बाद जो है वो डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे। और डायबिटीज से आप यकीन नहीं मानोगे कितनी तरह की बीमार हो सकती है। आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपका हार्ट फेल हो सकता है ना, आपको हार्ट संबंधी बीमारी हो सकती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, आपको चोट लग जाती है। कभी किसी ने, मान लो उदाहरण के लिए आप गिर गए, आपको चोट लग गई, तो चोट की रिकवरी आप देखोगे कुछ देर बाद जो है, कुछ दिनों बाद नई परत आ जाती है। लेकिन डायबिटीज पेशेंट को ऐसा नहीं होगा। यदि दो बंदे एक साथ गिरते हैं और एक साथ चोट लगती है दोनों को, तो डायबिटीज वाला जो पेशेंट होगा उसका घाव बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, जबकि जिसको डायबिटीज नहीं होगी उसको आसानी से उसका घाव बढ़ जाएगा। तो डायबिटीज से बचो जितना हो सके। कैसे बचोगे? शक्कर कम करो। अच्छा, किसी को यदि है ऑलरेडी, जैसे मेरे घर में 3 पेशेंट है डायबिटीज के, अगर किसी को है तो उसको कैसे नियंत्रित कर सकते? तो पहली बात तो हमको एक्स्ट्रा शक्कर नहीं लेना है। अगर शक्कर हम खा रहे हैं घर में, तो वो शक्कर जो है वो कम कर देना है ना? तो एक्स्ट्रा शक्कर नहीं लेना है। फिर उसके बाद जो है वो साथ में सोते समय शक्कर नहीं लेना है। अगर डॉक्टर ने कोई टेबलेट लिखी हुई है डायबिटीज की, तो उसको रेगुलर लेना है। अगर आप नहीं लोगे तो डायबिटीज जो है वो बढ़ जाएगी आपकी, है ना? और रेगुलर जांच करवाते रहना है, हर एक दो महीनों में जो है वो डायबिटीज नापते रहना है, ताकि वो जांच ज्यादा ना हो। अच्छा, ऐसे ही एक बार क्या होता है, एक बार जो है वो मेरे दादा को जो है वो डायबिटीज ज्यादा हो गई, तो हम लोगों ने क्या करा, शक्कर देना ऊपर से उनको बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया। अब पूरी तरह से बंद कर दिया तो क्या हुआ, शक्कर की मात्रा कम हो गई। अब जब शक्कर की मात्रा कम हो गई तो उनको चक्कर जैसे आने लगे। और दादी के साथ तो ऐसा हुआ था, एक बार रात में दादी जो है वो बिल्कुल हाथ पांव अकड़ गए समझते हो, बिल्कुल अकड़ गए। और हाँ, जो बॉडी होती है वो ठंडी पड़ने लगी। ठंडी कब पड़ती है? जब कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में चला जाता है, जब मरता है तो उसकी बॉडी ठंडी हो जाती है। हम इंसान जो है वो गर्म खून के, गर्म बॉडी के इंसान है, जीव है ना? यदि मानव इंसान की बात करो तो हमारी जो बॉडी होती है वो गर्म, उसका तापमान जो है वो गर्म होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड जो खून जो बहता रहता है वो हमारी बॉडी को गर्म रखने का काम करता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है या मर रहा होता है तो उसकी बॉडी जो है वो ठंडी हो जाती है ना? मेरी दादी के साथ भी ऐसा हुआ, तो पता चला ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो वैसा हो रहा था शुगर लेवल कम होने के कारण से। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कई बार। जो वो कैसे पता चलेगा? जाहिर सी बात है, बिना जांच के समझ में नहीं आ सकता। तो आजकल जो है वो जांच की बहुत सारी किट मौजूद है। अगर घर में किसी को डायबिटीज है तो वो किट आपको लेना चाहिए मेरे ख्याल से, तो आपको, नहीं तो आपको खुद से जाकर जो है वो डॉक्टर से जांच करवाना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी खर्चा होता है। उस टाइम क्या हुआ, फिर से जैसे हमको पहले पता नहीं था, एक बार दो दादी के साथ 2-3 बार हो चुका है ऐसा। तो पहले जब पता नहीं था कि ऐसा होता है, डायबिटीज लो भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो ये पता है डायबिटीज में मतलब शक्कर बढ़ जाती है, कब केवल यही पता था। लेकिन उससे शक्कर बढ़ जाने से जितना ज्यादा खतरनाक शक्कर बढ़ जाना है, उतना उससे ही खतरनाक जो है वो शक्कर कम हो जाना भी है। जैसे शक्कर कम हो जाती है तो आपने कई बार लोगों को देखा होगा, अगर वो स्टेज पर खड़े हुए हैं तो कई मंत्री मिनिस्टर, हमारे केंद्रीय मंत्री है श्री नितिन गडकरी जी, रोड परिवहन मंत्री है वो एक बार भाषण देते देते जो है वो उधर गिर पड़े, तो लोग वह घबरा गए, है ना? तो ऐसा कब होता है? जब ब्लड शुगर कम हो जाती है, शुगर का लेवल कम हो जाता है, उस केस में जो है वो आपको ऐसा हो सकता है। तो घर में जरूरी नहीं है ब्लड शुगर बढ़ी जाए, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। अगर किसी को डायबिटीज है तो जरूरी नहीं है केवल वो उसकी ब्लड शुगर बढ़ ही जाए, कम भी हो सकती है। कम होने पे क्या लक्षण होते हैं? बॉडी अकड़ जाएगी, बॉडी ठंडी होने लगेगी। तो आप समझ सकते हो कि हो सकता हो इनको जो है वो शक्कर की मात्रा कम हो गई हो, डायबिटीज पेशेंट शक्कर कम हो गई हो। मेरी दादी के साथ ऐसा दूसरी बार जब हुआ था, तो उनको तुरंत हमने शक्कर का पानी दिया, थोड़ा सा ग्लूकोज दिया, तो वो थोड़ी देर में जो है वो, फिर थोड़ा देर लगती, जाहिर सी बात है, लेकिन नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, यदि आपके साथ ऐसी कभी कंडीशन बनती है तो आप कोशिश करिए कि हॉस्पिटल ले जाएं, है ना? हॉस्पिटल में वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में तुरंत इंजेक्शन के माध्यम से वो दे देते हैं। या तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देंगे वो डायबिटीज नापने के बाद, या फिर अगर आपको कम हो गई बॉडी में, ग्लूकोज कम हो गई है, तो फिर बॉटल लगा देते हैं। ग्लूकोज देखा होगा आपने, बॉटल जो एनएस लगाया जाता है वो ग्लूकोज ही होता है। तो ग्लूकोज जैसी बॉडी में जाता है, बॉडी फिर से भली चंगी हो जाती है थोड़ी देर में। तो वो डायरेक्ट बॉटल लगाते हैं तो वो डायरेक्ट काय में घुल जाती है, ब्लड में घुल जाती है, उसको असर जो है वो जल्दी होता है। यदि हम पानी पीते हैं शक्कर का,
तो वो पानी मुंह के थ्रू पहले पेट में पहुंचता है, पेट के थ्रू छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत उसको ऑब्जर्व करती है, ग्लूकोज निकालती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लगभग 1 से 2 घंटे। तो आप देखोगे यदि कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है डॉक्टर की, तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। क्यों? क्योंकि जो केमिकल वो गोली में देगा, तो गोली क्या होगी, मुंह से जाएगी, पेट में जाएगी, पेट में घुलेगी, फिर पेट के द्वारा छोटी आंत में जो है वो ऑब्जर्व की जाएगी। तो उसमें गोली असर करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग सकता है ना, कम से कम आधा घंटा भी। कुछ गोलियां असरदार होंगी तो जाहिर सी बात है आधे घंटे में भी असर कर सकती है, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा। यदि उसकी जगह जो है बात करेंगे अपन इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन यदि कोई देता है तो वो डायरेक्ट ब्लड में घुल जाता है। जब ब्लड में घुल जाता है तो वो डायरेक्ट असर कर रहा होता है, बहुत जल्दी असर कर रहा होता है ना, टेबलेट की तुलना में। तो डॉक्टर वही करते हैं, या तो इंसुलिन दे देंगे तो डायबिटीज ज्यादा होगी, या फिर अगर कम होगी तो ग्लूकोज की बोतल लगा देंगे। तो उसके कारण से क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति डायबिटीज से जो है वो ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये डायबिटीज वाली बात समझ में होगी। अच्छा, एक और चीज है बीपी की, ब्लड प्रेशर क्या होता है। मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में जो नसें हैं वो नली के आकार की, उसमें लगातार खून जो है वो बह रहा होता है। वो बहाने का काम कर रहा होता है, पंप की तरह काम कर रहा होता है हमारा हृदय। हमारा हृदय जो है वो पंप हो रहा होता है। अच्छा, कोई बलून में पानी भरा हुआ उसको दबाएंगे तो पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। हार्ट में भी ऐसे ही जो है वो खून भरा हुआ है। कहाँ से आता है? फेफड़ों से आता है वो खून। हार्ट जो है वो पंप होता है, दबता है। तो दबता है तो क्या होता है, खून जो है वो बाहर जाता है प्रेशर के साथ, नलियों के थ्रू पूरी बॉडी में फैल पाता है। तो जाहिर सी बात है, प्रेशर शब्द आया ना, एक प्रेशर, जब तक आप फूक नहीं मारोगे पानी में तो पानी बाहर नहीं आएगा। वो फूक मारने का काम कौन कर रहा है बॉडी में? हार्ट कर रहा है, हार्ट पंप करने का काम कर रहा है। तो वो जाहिर सी बात है एक प्रेशर भी होगा। तो वो प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। खून का प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। वो दोनों तरह का होता है, वो मैक्सिमम भी होता है और मिनिमम भी होता है। अपन स्कूल में जब आप होगे तब आपको ब्लड प्रेशर की मशीन दिखाई जाएगी, और उसको दिखाए जाएंगे 2 तरह के प्रेशर कैसे नापे जाते हैं उसमें, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में। आपने कई बार डॉक्टर के पास भी देखा होगा, एक पंप जैसा होता है, वो हाथ पे पट्टा बांध देते हैं और हाथ से उसको दबाते हैं, है ना। तो वो इसलिए दबा रहे होते हैं, वो पट्टे से जो है वो उसमें सेंसर लगे रहते हैं, उसके कारण से वो जब हाथ पे दब जाता है तो वो जो अपनी नली होती है, जो अपनी नलिकाएं होती है जिसमें से खून बह रहा होता है, उसमें से जो है वो ब्लड का प्रेशर नाप लेती है ना। तो वो ब्लड प्रेशर नापने के लिए एक्सपीरियंस क्या है इसका वो सुन लीजिए। चलो वो बात करता हूँ मैं, अभी की टाइमिंग खत्म हो रही है, तो एक बार फिर से ज्वाइन करो अगर समझ में आ रहा है तो। एक बार फिर से ज्वाइन करो सभी।